अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो स्पेशल पैथोलॉजी का सिलेबस है उसमें से बहुत कुछ लिखा होता है। तो मैं मीडियम रॉबिन्स को लेकर चलूँगी कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच मस्ट बी डन सो दैट यू कैन पास योर एग्जाम्स इन अ गुड मैनर। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मैं अभी आपको बताऊँगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कुछ भी हो जाए नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और फिर कौन सी ऐसी डेफिनेटली चीज़ें हैं जो आप किसी हद तक स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताऊँगी सारी इंपॉर्टेंट ही बताऊँगी। ज़ाहिर है मीडियम रॉबिन्स में से भी सब कुछ नहीं आता होता और हर बच्चा सब कुछ पढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, जो लोग बिग रॉबिन्स पढ़ते हैं एज अ टेक्स्ट बुक, वो भी ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ बिग से भी ये वाले टॉपिक्स ही पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन पर्सनली क्योंकि मैंने भी मीडियम रॉबिन्स को ही टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ा था एंड आई थिंक इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट। कुछ आप बिग रॉबिन से सिर्फ एक दो चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, बाकी आप मीडियम से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसलिए हम इसी की लेकर इसको गाइडलाइन के तौर पर लेकर चलेंगे। अच्छा अच्छा, आपको पता है आपकी स्पेशल पैथोलॉजी स्टार्ट होती है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ब्लड वेसल्स से लेकर हार्ट एंड अप टू स्किन तक ये जाती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी सारी जो है वो स्पेशल पैथोलॉजी होती है। अब देखने में इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, तो हमें समझ नहीं आता कि हम सारे तो पढ़ नहीं सकते और कौन से फिर इनमें से पढ़ें। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से ही। याद रखना है कि चैप्टर्स को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से एग्जाम्स में जितनी वो है उस हिसाब से ही हमने उन्हें पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग टाइम है किसी के पास तो बेशक पूरे पूरे चैप्टर अच्छे से रीड कर ले, वो आप ही को सेफ साइड पे रखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम पूरे चैप्टर को एक रीड देने की, अच्छी वाली रीड कंसंट्रेट करके जो रीड होगी वो वाली रीड देने की कोशिश करें। मैं कंसंट्रेट कैसे करना है उस पर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पैशन कैसे होना है आपको, आपके सब्जेक्ट का पैशन बिल्ड कैसे करना है उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये वो चीज़ें जो हमारी एड्रेस नहीं होती हैं एंड इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली टेल यू कि इनको आपने कैसे कोप करना है। सो अब बात क्या कर रही हूँ मैं कि आपने चैप्टर्स को उनके, अगर आप पूरा चैप्टर रीड दे भी रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो याद रखने वाली चीज़ें होंगी वो वही होंगी जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली आती हैं, ताकि 80-90% पेपर आपका आराम से हो सके। सो ब्लड वेसल्स के चैप्टर में, चैप्टर ये वाला मतलब बहुत लंबा नहीं, लेकिन ठीक है लंबा ही है, इतना छोटा कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन इसमें से ना एक ही टॉपिक है जो आपका मस्ट डू में आएगा एंड दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें से इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि आप अगर 100% क्वेश्चंस इसके आप देखें ना तो उसमें से 90% एथेरोस्क्लेरोसिस आ रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स पूछते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी पूछते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस पूछते हैं मोनोसाइट्स एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसे आए थे, हाइपरलिपिडीमिया का एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या रोल है। और एक ही उन्होंने टिपिकल सिनेरियो बनाया हुआ है कि एक पेशेंट था, क्रशिंग, अचानक से उसे क्रशिंग सबस्टर्नल पेन हुई और वो उसके साथ फ़ौरन से हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया। तो देखने में पता चला कि उसकी कोरोनरी आर्टरीज में नैरोइंग थी। तो वो बेसिकली एक्यूट एमआई की एपिसोड आप नहीं कहेंगे, क्योंकि एमआई में ईसीजी भी ख़राब होती है और उसमें साथ स्वेटिंग और बहुत सारे और फीचर्स भी हैं। इसमें आपको साफ साफ बता देते हैं कि उसकी आर्टरी में प्लाक था या उसकी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी नैरो थी, तो उसमें आपने एथेरोस्क्लेरोसिस डायग्नोसिस लिखना होता है और फिर जब वो उसके बारे में पूछें आपने बता देना है। एथेरोस्क्लेरोसिस को टिप्स पे याद कर लेना, इतना अच्छा याद करना आपने। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में से एक कपोसीज सार्कोमा बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उसकी भी बिल्कुल डिफरेंट सी बात होती है, तो वो डायरेक्टली नाम से पूछ लेते हैं या फिर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। सिनेरियो में अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगी, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज रिपीट होते हैं। ठीक है, पैथो में याद रखना सिनेरियोज ना पेट सिनेरियोज आते हैं, वही सिनेरियो है जो बच्चों की तरह वही चलता आ रहा है। तो मैं सिनेरियोज आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आपके गोश गुजार हो जाए और आप उन पर अच्छा सा मास्टर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो सिनेरियोज की मैं ज़रूर डालूंगी, MCQs की भी इंशाल्लाह आएगी सून। अच्छा, देन हमारे पास एक और है आर्ट्राइटिस, जो इसमें है ना उसमें से सिर्फ एक टेम्पोरल आर्टरी का जो आर्ट्राइटिस है। ठीक है, उसमें वो आपको क्या सिनेरियो में देते हैं कि अब बच्चा था जिसमें ना यहाँ पर जो फोर हेड के जो साइड का वो कनपट्टी का जो एरिया नहीं होता वहाँ पर उसकी वेन उभरी हुई थी और उसके साथ उसको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सिम्टम्स आए होंगे। तो वो जो है ना वो क्लिनिकल टिपिकल एक ही सिनेरियो जो टेम्पोरल आर्टरी के आर्ट्राइटिस का आता है। तो आपने ये दोनों टॉपिक से छोटे छोटे से टॉपिक है, कपोसी सार्कोमा और टेम्पोरल आर्टरी आर्ट्राइटिस, ये लाजमी कर लेने हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे से हैं और सिनेरियोज भी मैं इनके डिस्कस कर लूँगी। उसके बाद आपने मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, उसको कहीं भी नहीं जाने देना आपने, उसको भी बहुत अच्छे से याद करना है। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के 3 सिर्फ पैटर्न्स हैं, मतलब 3 लाइनें हैं उसकी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एथरो की नहीं, आर्टीरियो, वो 3 लाइनें भी करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपने इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं करना बस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस तो बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स, कपोसीज, टेम्पोरल आर्टरी आर्ट्राइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की 3 पॉइंट्स हैं। बाकी चैप्टर आप बेशक छोड़ सकते हैं। ठीक है, MCQs के लिए सेफ साइड पे होने के लिए अगर एक दफ़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि आर्ट्राइटिस वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें से MCQs आते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रहे होते, तो
पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी छोड़ा जा सकता है। आर्ट्राइटिस में से भी जो ज़्यादातर MCQ आते हैं ना वो टेम्पोरल आर्टरी का ही आते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास हार्ट का टॉपिक। अच्छा, अब आते हैं हार्ट वाले चैप्टर पे। इस चैप्टर में से ना आपने सिर्फ बहुत चुनी मुनी चीज़ें करनी है। ये शुरू में से इनने बहुत सारा हार्ट फेलियर लिखा हुआ है और शुरू में उन्होंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ लिखी हुई है, सारी छोड़ी जा सकती हैं और आप सीधा आते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पे। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लें, इसमें से भी कोई क्वेश्चन कभी नहीं आया। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आपने अच्छे से मास्टर करना है, MI की हर चीज़, MI के टेबल, MI में आपके जो वेसल्स का पैटर्न है, ऑक्लूजन कहाँ होगी, ये पूरा टेबल कैसे आएगा, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे है, उसमें रीपरफ्यूजन इंजरीज क्या हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं MI की, ये कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉम्प्लिकेशंस हर सवाल आता है। पूरा MI आपकी इसी तरह जैसे एथ्रोस्क्लेरोसिस फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वैसे MI भी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा MI आता है। उसके बाद आप आगे से ये सब कुछ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, आप एरिथमियाज छोड़ दें, अगर आप चाहें तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा बेशक रीड ज़रूर कर लें या हेडिंग्स देख लें, लेकिन फिर भी छोड़ा जा सकता है। जो नहीं छोड़ा जा सकता वो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है एक, और एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आपने इस चैप्टर में से 3 चीज़ें जिनको किसी सूरत में नहीं छोड़ना, उसमें एक पूरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ और एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये तीनों चीज़ें अच्छे से करनी है। बाकियों को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें और कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन को भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ लें एक दफ़ा। फिर आ गई आपका ब्लड वाला चैप्टर। इसमें से ना अब आपका शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और एनीमियाज़ भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन एनीमियाज़ में से एक तो आपको एनीमिया की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए और दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके अलावा आप एनीमियाज़ पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बस ये 2 बातें आपने यहाँ से करनी, क्लासिफिकेशन, उनके नाम यानी लिस्ट करना, एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड देन आपने इसमें से जो मेन गौर करना है ना वो इसके सारे ट्यूमर्स पे करना है। ट्यूमर्स एंड नियोप्लाज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा 90% आता है इसमें से, तो हॉजकिन नॉन हॉजकिन को आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। उसके अलावा एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया, बर्किट्स लिम्फोमा है और सिकल सेल एनीमिया, ये तो एनीमिया में सपोज आ गया। उसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, तो जितने इसके ट्यूमर्स हैं ना उनको आपने एक दफ़ा सबको अच्छी वाली रीड देनी है और हॉजकिन नॉन हॉजकिन को फिंगर टिप्स पे लेके आना है, ठीक है। हॉजकिन नॉन हॉजकिन बहुत सारा, बाकी बर्किट लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और वो सब कुछ आपने सिर्फ और सिर्फ ना अच्छे वाला पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जिसमें से मजीद सवाल आते हैं वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है, एक ये आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी के कॉजेज़, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर आप बस इतने कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा कि एनीमिया की क्लासिफिकेशन, आयरन डेफिशिएंसी और सिकल सेल एनीमिया। ट्यूमर्स को बेहतरीन कर लें, हॉजकिन नॉन हॉजकिन को बहुत अच्छा कर लें, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस कर लें एंड कॉजेज ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, तो आपका काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अच्छा, पिछले चैप्टर के एंड में ना उन्होंने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स दिए हैं, तो उसमें से आपने सिर्फ कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली करना है, ये वाला, ठीक है। स्प्लीनोमेगेली के कॉजेज क्या होते हैं ये चैप्टर क्वेश्चन आता होता है।